नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। परीक्षा में जो आपको पेपर मिलेगा वो कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले खंड अ को देख लेते हैं। और खंड अ में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 10 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा और 10 प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसमें आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, यानी किसके द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। उत्तर में आप लिखेंगे कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं, यानी भरत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र लिखा गया है। भरत मुनि ने 2री शताब्दी में नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और रस सिद्धांत की स्थापना की, यानी 2री शताब्दी में ही इनके द्वारा रस सिद्धांत की स्थापना भी की गई। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए, यानी किसके द्वारा वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की गई है इसके बारे में बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, जिनका समय 10वीं शताब्दी है। इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक ग्रंथ लिखा और यहाँ वक्रोक्ति कर लीजिएगा। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना हुआ है, यानी कुंतक के द्वारा 10वीं शताब्दी में वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की गई है और कुंतक ने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन पर चर्चा कीजिए, यानी मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में यहाँ पर लिखना है कि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में अच्छी तरह सोचकर काव्य के 6 प्रयोजन निर्दिष्ट किए हैं, यानी मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हुए हैं। अब कौन कौन सा प्रयोजन है आप यहाँ पर श्लोक लिख सकते हैं। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मति तत् उपदोष युजे, यानी कविता जो होना चाहिए यश का जनक होना चाहिए, अर्थ का उत्पादक होना चाहिए, लोक व्यवहार का बोधक होना चाहिए, अनिष्ट का नाशक होना चाहिए, श्रद्धा यानी पढ़ने या सुनने के साथ ही परम आनंद देने वाला होना चाहिए, स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश करवाने वाला होना चाहिए। इन 6 तत्वों को काव्य प्रयोजन जो है आचार्य मम्मट के द्वारा माना गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिंतामणि किस आलोचक की पुस्तक है, किसके द्वारा चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है जो कुल 4 भाग में प्रकाशित हुआ है। इसके पहले भाग का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसका संपादन स्वयं शुक्ल जी ने किया था, यानी 4 भाग में कुल यह प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का संपादन शुक्ल जी ने किया है, बाकी 3 भाग समय समय पर प्रकाशित होते रहे। उसके संपादक शुक्ल जी नहीं हैं, लेकिन शुक्ल जी के ही निबंधों का संग्रह उसमें भी किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अरस्तु के द्वारा लिखे गए 2 पुस्तकों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिनके द्वारा अनुकरण और विरेचन जैसे सिद्धांत दिए गए हैं। उनके 2 पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। इसके बाद एक एक करके आप दोनों पुस्तकों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पहले पुस्तक का नाम है पेरिपोइएटिकेस और दूसरे पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों के नाम लिखिए, यानी भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया हुआ था विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उस रस सूत्र की बाद में चल करके व्याख्या किन किन आचार्यों के द्वारा की गई है उन्हीं का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भरत मुनि ने 2री शताब्दी में रस सिद्धांत की व्याख्या करते समय रस सूत्र दिया था, जिसका परवर्ती आचार्यों के द्वारा व्याख्या किया गया, जिनका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले भट्ट लोल्लट के द्वारा व्याख्या किया गया,
फिर शंकुक के द्वारा, फिर भट्ट नायक के द्वारा और फिर अभिनव गुप्त के द्वारा इसकी व्याख्या की गई। इन कुल 4 आचार्यों के द्वारा इसका व्याख्या किया गया और चारों आचार्यों का क्रम भी यही है, तो इसको आप याद रखिएगा। इतना लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किनके द्वारा कल्पना सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कालरिज हैं। इन्होंने कल्पना को मुख्य और गौण 2 भागों में विभाजित किया है, यानी कल्पना सिद्धांत के जनक जो है कालरिज हैं। कालरिज जो है कल्पना को कविता का प्राण मानते हैं या साहित्य और कला का प्राण मानते हैं और कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मुख्य कल्पना और दूसरा होता है गौण कल्पना। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे शब्द सुनते ही प्रथम अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इन तीनों का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी आचार्य विश्वनाथ ने कविता को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसी को यहाँ पर बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस की स्थिति के आधार पर काव्य को परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण पर विचार करने वाले 4 विद्वानों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर 4 ऐसे विद्वानों का नाम लिखना है जिन्होंने साधारणीकरण पर विचार किया हुआ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भावों का व्यक्ति विशेष से संबंध न रहकर मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। यानी जब कविता का कोई भाव है या नाटक का कोई भाव है, वह एक व्यक्ति से जुड़ा न रह करके सभी के लिए एक समान हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसी स्थिति को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। इस पर विचार करने वाले 4 विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है भट्ट नायक, दूसरा नाम है अभिनव गुप्त, तीसरा नाम है रामचंद्र शुक्ल और चौथा नाम है डॉक्टर नगेंद्र। इन चारों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड ब है। खंड ब में आपको लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको उत्तर जो है लगभग 200 शब्दों में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है। पहले आपसे इसमें पूछा गया है कि काव्य दोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि काव्य दोष होता क्या है, फिर इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जिन तत्वों की उपस्थिति से काव्य सौंदर्य की हानि होती है तथा रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है उसे काव्य दोष कहते हैं। यानी कविता का ऐसा तत्व जिससे कविता के सौंदर्य की हानि होती है और रस को स्वाद के रूप में लेने में बाधा पैदा होती है, उसी को काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। यानी जो मुख्य रस होता है उसका अगर अपकर्ष हो रहा है किसी तत्व से तो उसी को दोष के नाम से जाना जाता है। उनका मानना है कि मुख्य अर्थ होता है रस, इसलिए जिससे रस का अपकर्ष हो वही दोष है। यानी जब कविता में रस का अपकर्ष होता है, जिस तत्व के कारण होता है, उसी तत्व को दोष के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने लिखा है गुणा विपर्यात मानो दोषः, अर्थात गुण के विरोधी तत्व दोष होते हैं। यानी ऐसे तत्व जो गुण के विरोधी होते हैं उन्हीं तत्वों को दोष के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि काव्य दोष के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आचार्य मम्मट ने दोषों को कुल संख्या जो है 70 मानी हुई है, पर मुख्य रूप से इसके 3 भेद किए जाते हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। एक एक करके हम लोग इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। पहला है शब्द दोष, और शब्द दोष के अंतर्गत जो है शब्दांश आ जाता है, शब्द आ जाता है और वाक्य आ जाता है। इन तीनों की गणना जो है शब्द दोष के अंतर्गत किया जाता है। और शब्द दोष में जो है श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है, चित संस्कृति दोष, अप्रयुक्तत्व दोष, असमर्थत्व दोष, निहितार्थत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, ये सभी जो है शब्द दोष के प्रकार हैं। शब्द दोष के भीतर ही ये सभी आते हैं।
दूसरा है अर्थ दोष, और अर्थ दोष के अंतर्गत जो दोष आते हैं उसमें ग्रामत्व दोष है, दुष्कर्मत्व दोष है, पुनरुक्तत्व दोष है, कष्टार्थत्व दोष है, प्रसिद्ध विरुद्ध दोष है। ये सभी दोष जो है अर्थ दोष के अंतर्गत आते हैं। तीसरा रस दोष है। रस दोष जो होता है ये नित्य होता है, कविता में हमेशा जो है विद्यमान होता है। रस के आस्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उन्हें ही रस दोष माना जाता है। रस दोष की जो संख्या है वो 10 माना जाता है। यहाँ पर पहला है स्व शब्दवाच्यत्व दोष, दूसरा है विभाववाद की कष्ट कल्पना, और तीसरा है परिपंथी रसांग परिग्रह, चौथा है रस की पुनः पुनः दीप्ति यानी किसी रस का बार बार कविता में आना, पांचवा है अकांड प्रथम, छठवां है अकांड छेदन यानी किसी रस का हम वर्णन कर रहे हैं अचानक उस रस का वर्णन करना बंद कर दें तो उसको कहते हैं अकांड छेदन दोष, और सातवां है अंगभूत रस यानी जो अप्रधान रस है उसी को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया जाए तो अंगभूत रस का विस्तार कहलाता है। आठवां है अनंग वर्णन, नौवां है अंगी की विस्मृति यानी जो प्रधान रस है अगर आपका ध्यान उससे हट जाता है तो उसको अंगी की विस्मृति के नाम से जाना जाता है, और 10वां है प्रकृति विपर्य। ये 10 दोष रस दोष के अंतर्गत आते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रतीक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि प्रतीक होता क्या है, फिर इसकी विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रतीक अंग्रेजी शब्द सिंबल का हिंदी अनुवाद है। इसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, यानी इसको चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी एक वस्तु या घटना के स्थान पर दूसरी वस्तु और घटना को प्रतिनिधि या व्यंजक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रतीक कहते हैं। यानी प्रतीक में एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है या एक घटना के स्थान पर दूसरे घटना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबूतर जो है शांति का प्रतीक जो है माना जाता है, तो कबूतर जो है शांति की जगह रख रहे हैं हम, तो कबूतर शांति का प्रतीक यहाँ पर हो रहा है। प्रतीक ऐसी वस्तु या घटना को कहते हैं जो दूसरी वस्तु और घटना का प्रतिनिधित्व करता है। अब देख लेते हैं कि प्रकृति में प्रतीक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रतीकवाद की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि जो प्रतीक होता है वो शाश्वत सत्य होता है। प्रतीकवाद हमेशा जो है शाश्वत सत्य पर बल देता है, अकेली घटना या व्यक्ति को महत्व नहीं देता है। उनका मानना है कि घटनाओं और पात्रों को शाश्वत प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए, यानी कविता में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग होना चाहिए जो शाश्वत हों, जो हमेशा विद्यमान हों। अगली जो विशेषता वो है कि प्रतीकवादी बाह्य जीवन और जगत का वास्तविक और यथार्थ चित्रण को छोड़कर प्रतीकों के माध्यम से काल्पनिक आदर्श को व्यक्त करता है। यानी जो प्रतीकवादी होता है वो यथार्थ का चित्रण नहीं करता है, सच्चाई का वर्णन नहीं करता है, बल्कि कल्पना के माध्यम से एक आदर्श का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है कि प्रतीकवाद साहित्य में आत्मपरक दृष्टि पर बल देता है। यह आंतरिक अनुभूति को संकेतात्मक अभिव्यक्ति देने वाली विचारधारा है, यानी प्रतीक के माध्यम से हमारे भीतर जो अनुभूति होती है उसी को हम कविता में व्यक्त करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कि प्रतीकवादी संगीतात्मकता को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार काव्य शब्द और संगीत दोनों का मिश्रण है। संगीत से चरम आनंद की प्राप्ति होती है, अतः इसे काव्य में होना चाहिए। अगली जो विशेषता है, प्रतीकवाद के अनुसार विशिष्ट अनुभूति सामान्य भाषा में व्यक्त नहीं हो सकती, इसलिए अभिव्यंजना की संकेतात्मक प्रणाली आवश्यक है। यानी विशिष्ट अनुभूति को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग होना आवश्यक माना जाता है। अगली जो विशेषता है कि प्रतीकवादी काव्य अस्पष्टता और रहस्यवाद से युक्त होता है। यानी जो प्रतीकवादी काव्य होते हैं जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ जो है अस्पष्ट होता है और उसमें रहस्यवाद की प्रधानता होती है। प्रतीक रहस्यमय वातावरण का सृजन करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। अगला खंड स है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह है ध्वनि सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ध्वनि सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ध्वनि सिद्धांत की स्थापना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। यानी आचार्य आनंदवर्धन जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की।
जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की है तथा उसके महत्व का प्रतिपादन किया हुआ है। ध्वनि को परिभाषित करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है कि ध्वनितः सह व्यंजकः शब्दः ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित होता है या जो ध्वनित करता है वह व्यंजक शब्द और अर्थ ध्वनि कहलाता है। यानी ध्वनि की परिभाषा इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। यानी जब वाणी में वाच्यार्थ जो होता है वो समाप्त हो जाए, वो अर्थ को व्यक्त न कर पाए, वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बना लेता है, तो जो अर्थ निकलता है वो अधिक चमत्कार युक्त अर्थ निकलता है और उसी को ध्वनि के नाम से जाना जाता है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि जो ध्वनि समर्थक आचार्य हैं उनके दृष्टि में ध्वनि क्या है। पहला नाम आनंदवर्धन का है। ये ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं। इनका मानना है कि जहां अर्थ अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। यानी अभिधेयार्थ का मतलब होता है मुख्य अर्थ। यानी जब कविता जो है अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके कोई नया और चमत्कारिक अर्थ प्रदान करने लगे तो उसी को ध्वनि के नाम से जाना जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया हुआ है और उनके द्वारा लिखा गया है कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यानी ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है। इनकी दृष्टि में जो व्यंग्यार्थ है यानी उसी व्यंग्यार्थ क्या कहलाता है, उसी को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दृष्टि में व्यंग्यार्थ काव्य में अनिवार्य है। ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता है। अगर कविता में ध्वनि नहीं है तो काव्य नहीं हो सकता, यानी कविता में व्यंग्यार्थ नहीं है तो कविता नहीं हो सकता। अगला नाम अभिनव गुप्त का है। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखा हुआ है जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन, और इसमें इन्होंने ध्वनि की विस्तार से व्याख्या की हुई है। इनके द्वारा लिखा गया अभिनव गुप्त ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया हुआ है। इनका मानना है कि ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है, लेकिन उसमें गुण, अलंकार, रसात्मकता और चारुता का होना भी अनिवार्य है। अब अभिनव गुप्त मानते हैं कि रस को ध्वनि से व्यंजित होना चाहिए। इनका मानना है कि रस हमेशा ध्वनि से व्यंजित होना चाहिए। आगे मानते हैं कि ध्वनि और रस में संबंध का कारण अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना ही दोनों को एक करती है। अगला जो इनकी मान्यता है, रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि की संज्ञा प्रदान की हुई है, यानी ऐसा सौंदर्य जिसमें रस हो, रसात्मक सौंदर्य को इन्होंने ध्वनि माना हुआ है। इतना इनकी मान्यताएं हैं। अगले विद्वान का नाम है आचार्य मम्मट। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि का विस्तृत वर्णन किए हैं तथा पंचम उल्लास में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन इनके द्वारा किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी अरस्तु के द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत दिया गया है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनुकरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस तथा अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। सर्वप्रथम प्लेटो ने अनुकरण पर विस्तार से विचार किया, यानी प्लेटो के द्वारा ही सबसे पहले अनुकरण शब्द जो है दिया गया। सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने ही दिया था। उनके अनुसार कला अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो का मानना था कि कला जो होता है वो अनुकरण का अनुकरण होता है और सत्य से 3 गुना दूर होता है, सत्य नहीं होता है। यानी जो रचना है, जो साहित्य है, जो कविता है, जो कला है, ये सत्य को नहीं दिखाता है बल्कि झूठ को दिखाता है। यह सत्य से 3 गुना दूर होता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। प्लेटो के बाद में उनके शिष्य आते हैं अरस्तु, और अरस्तु के द्वारा अनुकरण पर विचार किया जाता है। और अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु लिखते हैं कि अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है, यानी यह सत्य से 3 गुना दूर नहीं होता है बल्कि यह सृजन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। यानी जो कवि होता है, जो कलाकार होता है, अपने वास्तविक जीवन में किसी एक घटना का चयन करता है और उस घटना में से नए वस्तु का निर्माण जो है अनुकरण के माध्यम से करता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु ने वस्तु के उन्नत रूपांतरण को अनुकरण मानना है,
यानी इनका मानना है कि जब कोई कलाकार या जब कोई व्यक्ति अनुकरण करता है तो वह वस्तु का उन्नत रूपांतरण करता है, क्योंकि वह अपने जो अंदर जो शक्ति है, अपने अंदर जो मेधा है, उसको भी उसमें जोड़ देता है और वस्तु पहले से अधिक उन्नत बन जाएगा। जैसे अगर हम किसी पेड़ का अनुकरण करते हैं, पेड़ है, पेड़ की कई डालियां सूखी हुई हैं, पेड़ पर पत्ते पीले हैं, लेकिन कोई कलाकार उसका अनुकरण करता है तो जरूरी नहीं कि वो पेड़ की डालियां सूखी हुई दिखाएगा या पेड़ के पत्ते जो है पीले दिखाएगा। वह यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से नहीं दिखाएगा, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपने मेधा के द्वारा पेड़ को और सुंदर दिखा सकता है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि जो अनुकरण होता है वो वस्तु का उन्नत रूपांतरण होता है। उनका मानना है कि चित्रकार या किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी क्या होता है, अनुकर्ता होता है, वह भी अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार 3 प्रकार के वस्तुओं का अनुकरण करता है, यानी अनुकरण के 3 प्रकार होते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है। पहला है जैसी वे थी या हैं, यानी जो वस्तु जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं उसका उसी रूप में अनुकरण कर दिया जाए। दूसरा है जैसी वे कही या समझी जाती हैं, कोई वस्तु है जैसा वो समझा जाता है, जैसा उसको माना जाता है, उस रूप में उसका अनुकरण किया जाए। और तीसरा है जैसी वे होनी चाहिए, यानी जिस रूप में उसको होना चाहिए उस रूप में उसका अनुकरण किया जाए। अरस्तु का मानना है कि अनुकरण के यही 3 प्रकार होते हैं। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, पर उनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हुबहू नकल नहीं होता है, क्योंकि जो अनुकरण करता होता है उसके पास अपने विचार होते हैं, अपने कौशल होते हैं, अपनी रचना शक्ति होते हैं, तो उसका प्रयोग वो अनुकरण करते समय करता है। इसलिए अनुकरण हुबहू नकल नहीं होता है। अनुकरण में कवि की भावना व कल्पना का भी योगदान होता है। कवि अपने कल्पना के माध्यम से, अपने भावना के माध्यम से जिस वस्तु का अनुकरण करता है उस वस्तु को और बेहतर बनाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णता को पूरा किया जाता है, यानी प्रकृति के उस घटना के बारे में, उस वस्तु के बारे में जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, अगर कोई दोष है, अगर कोई अपूर्णता है, तो उसको भी अनुकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु ने अनुकरण का व्यापक और सूक्ष्म व्याख्या किया है। उनकी दृष्टि में अनुकरण वस्तु जगत का यथावत रेखांकन नहीं है, बल्कि अपनी रचना में वस्तु जगत को जैसी है वैसे प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उसे और बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी जो कवि है, जो कलाकार है, वह अपनी रचना में, वह अपने चित्र में इस वस्तु जगत को उसी रूप में नहीं दिखाता है जिस रूप में यह है, बल्कि इसको और बेहतर बनाने की कोशिश अपने अनुकरण के माध्यम से वह करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।